हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट क्लास हमने क्या करने की कोशिश की थी, व्हाट वी ट्राई टू अचीव वाज वेरी सिंपल एंड व्हाट वी कवर्ड वाज दैट देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, है ना। सटन और बोवरी ने ये प्रूव कर दिया कि भाई देखो, जो जीन्स है, जो फैक्टर्स हैं जिसकी मेंटल बात कर रहे हैं वो क्रोमोसोम्स में है। बट फिर उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि अगर क्रोमोसोम्स फिजिकल बेसिस हैं हेरिडिटी का, तो इतने सारे जीन्स स्लैश फैक्टर्स इतने कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे कैसे बैठ जाएंगे। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि बिल्कुल सही है, एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं। बट साइंस में हम कैसे करते हैं, साइंस में हम अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रूफ एविडेंस देते हैं। ये प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन, टॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है। अब टॉमस हंट मॉर्गन का लॉजिक बहुत सिंपल था। उनका लॉजिक था, देखो, अगर लिंकेज जैसा कोई फिनोमेना होता है, व्हाट इज लिंकेज? मल्टीपल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। अगर एक ही क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स हैं, तो अगर मैं पेरेंटल वर्सेस नॉन पेरेंटल प्रोजिनी को एग्जामिन करूंगा फॉर टू डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स, जिसको मैंने प्रूव कर दिया है कि सेम क्रोमोसोम पे है, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन वेरी करेगा। उन्होंने बोला कि जो दो जीन्स दूर होंगी उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, हेंस उनमें रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा होंगे। दो जीन जो बहुत पास होंगे, because they are on the same chromosome and because they are very close to each other, they will be passed into the gamete साथ साथ, एंड उसी वजह से उनके रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बहुत कम हो। तो उन्होंने ये प्रेमाइज लेके चला, ये दिमाग में बना के चला कि देखो मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो, अब टॉमस एंड मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को अपने एक्सपेरिमेंट का स्पीशीज किससे चुना? दैट इज ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाइज। ड्रोसोफिला चूज करने के भी कई सारे रीजन थे बेटा। कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आप एकदम नेकेड आई या लो पावर माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। ऑल्सो सिर्फ 14 डेज का इसका लाइफ साइकिल है, तो 14 डेज में आपको नया नया मिल जाएगा। और क्योंकि ये फ्रूट फ्लाइज है, यू कैन इजिली फीड देम सिंप्लीफाइड फूड, है ना। इनको ब्रीड करना, मेंटेन करना, रिप्रोड्यूस करवाना बहुत इजी होता है। दैट इज वाई उन्होंने ड्रोसोफिला चूज किया। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, राइटिंग द नोटिफिकेशन। देखो, अभी तक आप नोटिफिकेशन थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते थे। कैसे लिखते थे? अभी तक हम लिखते थे बिग टी इज इक्वल टू टॉल, स्मॉल टी इज इक्वल टू डॉर्फ। रिसेसिव ट्रेट को डोमिनेंट ट्रेट के फर्स्ट लेटर के स्मॉल से लिखते थे। यानी अगर मुझे लिखना पड़ा रेड विंग्स, अगर मुझे लिखना पड़ा, सॉरी, रेड आईज, और अगर रेड आईज डोमिनेंट है, तो मैं लिखता आर इज इक्वल टू रेड एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू वाइट, अगर मैं लिखता तो, है ना। बट ऐसा नहीं है, वी डोंट राइट लाइक दिस इन द केस ऑफ फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज में ये कुछ ठीक उल्टा लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? अब ये मैं याद दिला दूं कि ये हम तब लिख रहे थे जब रेड वॉज डोमिनेंट, रेड आपका डोमिनेंट था, एंड वाइट वॉज रिसेसिव, वाइट आपका रिसेसिव था। ये तब ऐसा लिखा करते थे। लेकिन टॉमस एंड मॉर्गन की भाषा में ये थोड़ा उल्टा हो चुका है। उल्टा कैसे है? जब मुझे व्हाइट लिखना है तो मैं लिखूंगा व्हाइट, W इज इक्वल टू स्मॉल w इज इक्वल टू व्हाइट। जब मुझे रेड लिखना है तो मैं लिखूंगा W प्लस। मैं रिसेसिव ट्रेट का केस अभी भी सेम है, रिसेसिव ट्रेट का स्मॉल लेटर से, रिसेसिव ट्रेट का स्मॉल लेटर से रिसेसिव ट्रेट लिखूंगा, रिसेसिव ट्रेट का स्मॉल लेटर से विथ अ पॉजिटिव साइन जो है डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करूंगा। अब इससे एक पंगा क्या है कि आपको याद रखने में थोड़ा
मुश्किल होगा। पहले भी याद रखने में मुश्किल होता था क्योंकि वाइट एक ट्रेट है, ये आपको याद रखना पड़ता था, है ना। ड्वार्फ एक ट्रेट है, वो याद रखना पड़ता था। अब भी वही है, आपको याद रखना पड़ेगा, बट लिखने का तरीका बदल गया है। पहले हम डोमिनेंट ट्रेट के फर्स्ट लेटर के बेसिस पे लिखते थे, अब रिसेसिव ट्रेट के फर्स्ट लेटर के बेसिस पे लिखेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब ड्रोसोफिला के कौन कौन से ट्रेट्स उन्होंने स्टडी किए। सबसे पहले बॉडी कलर। उन्होंने क्या बोला, देखो बॉडी कलर ब्राउन हो सकता है और बॉडी कलर येलो हो सकता है। अगर येलो हुआ तो स्मॉल वाई, ब्राउन हुआ तो y प्लस वाई प्लस और y प्लस वाई। ठीक, सो y प्लस वाई प्लस या y प्लस वाई दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि y प्लस डोमिनेंट है। अगर हम आई कलर की बात करें तो डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट है, एक सिंगल कॉपी काफी है। अगर उसके विंग्स छोटे हैं तो एम एम, अगर बड़े बड़े विंग्स हैं तो एम प्लस और एम प्लस एम। ठीक है, सो फर्स्ट लेटर ऑफ द रिसेसिव ट्रेट का इस्तेमाल किया और डोमिनेंट ट्रेट को एक पॉजिटिव सिंबल से दिखाने की कोशिश की, पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है फीमेल ड्रोसोफिला हमेशा बड़ा होगा, मेल ड्रोसोफिला हमेशा छोटा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने पिक्टोरियली यहाँ दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इमेजिन कर सको, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पिक्चर्स हमेशा दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सीधा सीधा क्रॉसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, सो टॉमस एंड मॉर्गन ने ये कहानी पढ़नी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कई सारे ये तीन चीज को पूछ लिया था, ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज, ये उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि ये सारे के सारे एक्स लिंक्ड हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम पर हैं। ये उन्होंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था। हमारी कहानी इसके बाद से शुरू होती है। ठीक है, नाउ उन्होंने किसको मेट किया? उन्होंने मेट किया फीमेल येलो आइड, आप देख सकते हो, सॉरी येलो बॉडीड एंड वाइट आइड। अब देखो मैंने पिक्टोरियली और रिटन फॉर्म दोनों दिखाने की कोशिश की है। आप एक बार बनाना ज़रूर, एक बार आप बना लेते हो ना तो एक क्लैरिटी बेटा ज़रूर आती है। ठीक है, सो येलो बॉडीड वाइट आइड, यानी बेसिकली हम कहना चाहते हैं फीमेल रिसेसिव थी। ठीक, मेल दोनों ही ट्रेट्स में डोमिनेंट था। ओके, तो ये हमारा क्रॉस 1 है। याद रखना, अगर हम टॉमस हंट मॉर्गन के लॉजिक को लेकर चलें तो मुझे 2 क्रॉसेस कराने पड़ेंगे। और 2 क्रॉसेस का मतलब क्या है? एक सेट में मैं वैसे 2 कैरेक्टर्स दूंगा जो एक्स क्रोमोसोम पे है, दूसरे सेट में मैं वंस अगेन उन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर लूंगा एक्स क्रोमोसोम वाला और कोई एक और कैरेक्टर दूसरा एक्स क्रोमोसोम वाला। ठीक है, सो मुझे कुछ इस प्रकार से काम करना पड़ेगा और मुझे दिखाना पड़ेगा कि दोनों ही क्रॉसेस में नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज अलग अलग आया है। इसका मतलब ही है कि वो सेम क्रोमोसोम पर हैं बट डिफरेंट दूर होने की वजह से डिफरेंट परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स किया। ठीक, सो उन्होंने क्रॉस किया येलो बॉडीड वाइट आइड रिसेसिव, वेरएज सारे डोमिनेंट ट्रेट्स रेड आइड एंड ब्राउन बॉडीड। ठीक, अब देखो मेल तो एक्स वाई होगा, वाई क्रोमोसोम खाली होने वाला है ना। आई विल ट्राई टू यूज माई पेन वेरी लेस ताकि आप चीज़ों को फॉलो कर सको। अगर आपको कहीं पे भी लगता है, मैं वैसे स्लो जाऊंगा, बट अगर आपको लगता है कि ये स्पीड अप हो रहा है, ट्राई टू सिंपली स्लो डाउन द वीडियो स्पीड। ठीक है, सो मेल्स कैसे होंगे? एक्स वाई। जब मेल एक्स वाई होंगे तो वाई क्रोमोसोम पे तो उन अलील्स की बात ही नहीं होगी जिन अलील्स का हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम पे उन अलील की बात होगी, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, अब जब गैमीट्स बने
तो फ्यूजन भी होगा। और F1 जनरेशन मुझे कैसी मिली? तो मुझे F1 जनरेशन मिली ब्राउन बॉडीड एंड आपका रेड आइड फीमेल। क्यों? क्योंकि फीमेल होने का मतलब है 2 X क्रोमोसोम। एक X क्रोमोसोम फीमेल से आया होगा, दूसरा X क्रोमोसोम फादर से आया होगा, XM XF। मदर रिसेसिव थी तो उन्होंने सिर्फ रिसेसिव अलील्स ही दिए, बट फादर तो डोमिनेंट थे, इसीलिए फादर से दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील्स आ गए। सो ऑल फीमेल्स एक्सप्रेस्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। सारी फीमेल में डोमिनेंट ट्रेट्स आए, बट इसके ठीक विपरीत सारे मेल्स, ऑल मेल्स वुड शो रिसेसिव ट्रेट्स। सारे फीमेल के पास रिसेसिव ट्रेट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मेल के पास Y क्रोमोसोम फादर से आएगा, X क्रोमोसोम मॉम से आएगा, और मॉम कैसी थी इस केस में? रिसेसिव। तो सारे के सारे मेल्स कैरीड द रिसेसिव ट्रेट्स, सारे के सारे फीमेल्स कैरीड द डोमिनेंट ट्रेट्स। यहां पे एक बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, मेंडल या आप जीनोटाइप नहीं देख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप देख के कंक्लूजन निकाल सकते हो। क्लियर है? सो रिसेसिव ट्रेट्स और डोमिनेंट ट्रेट कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हुए। यहां तक थॉमस मॉर्गन को कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ना ही वो इस स्टेप तक कुछ कंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि F1 का डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस करना वॉज नॉट अ बिग डील। मेंडल ने ये 35 साल पहले ही प्रूफ कर दिया था। क्लियर? सो इस स्टेप तक कोई डिडक्शन पॉसिबल नहीं था। डिडक्शन कब पॉसिबल होगा? जब हम F1 की सेल्फिंग करेंगे। अब F1 की सेल्फिंग को ध्यान से देखो। अब मेल जो है X और Y था, और मेल रिसेसिव ट्रेट था, यानी उसके पास फीमेल के रिसेसिव अलील्स होंगे। तो ये रहा हमारा X क्रोमोसोम विथ द फीमेल जीन्स। ये रहा Y क्रोमोसोम, कुछ भी नहीं। X और Y के बीच में रिकॉम्बिनेशन ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है ड्रोसोफिला में। सो नो रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग प्रोफेज 1। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, तो स्मॉल y स्मॉल w विल स्टे टुगेदर। तो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, एक के पास Y क्रोमोसोम, एक के पास X क्रोमोसोम, और X क्रोमोसोम में मदर से मिला कॉम्बिनेशन। ठीक? अब ये इजी था। अब देखते हैं जो मैटरनल क्रोमोसोम आया था, XM विथ फीमेल एंड XF विथ फादर, इन क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा जब F1 गैमीट फॉर्म करेगा? हमें पता है कि XM मदर से जो आया था वो रिसेसिव ट्रेट कैरी कर रहा था, फादर से जो आया था वो आपके डोमिनेंट ट्रेट्स को कैरी कर रहा था, ये हमें पता है। और ऐसे कितने होने चाहिए? At least 50% of the gametes should have this combination. Why? इसके लिए आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम बनाओ, ये मैं बनाता हूं, दैट इज बेटर। मान लीजिए ये XM है, ये XF है, और हम किसकी बात कर रहे हैं एट द मोमेंट? हम बात कर रहे हैं F1 ड्रोसोफिला फीमेल की, मेल की बात नहीं कर रहे। तो इस केस में मदर से क्या आया था? द मदर प्रोवाइडेड, सॉरी जस्ट लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं होगी, नहीं। द मदर प्रोवाइडेड कौन सी जीन्स? W एंड W फॉर विंग कलर, सॉरी आई कलर, एंड विंग कलर के लिए येलो। तो W और Y ने जब S फेस किया
तो अपनी कॉपी बना ली W and Y, ऑल इज गुड। बट XF से क्या मिला था मुझे? XF से मुझे मिला था W प्लस Y प्लस। अब उसने भी अपनी कॉपी बना ली, W प्लस Y प्लस। अब अगर आपको मियोसिस याद है तो आपको पता है दैट नॉन सिस्टर के बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। दैट मीन्स क्रोमैटिड नंबर 1 एंड क्रोमैटिड नंबर 4, 1 and 4th क्रोमैटिड, मैं बस ये सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे 1 2 3 4 कर रहा हूं, ये याद रखना। फर्स्ट एंड 4th क्रोमैटिड आर नॉन सिस्टर। ओके, आउटर, और इनके बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, इनके बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होने वाला, विच मीन्स at least 50% of the gametes, at least at least 50% of the gametes, उनमें क्या होगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मीन्स Y and W and Y plus and W plus उसको प्रिजर्व करके रखा गया। बाहर वाले जो गैमीट्स, क्रोमैटिड जिस गैमीट में जाएंगे कोई मिक्सिंग नहीं होने वाला, लेकिन इनर वाले जो क्रोमैटिड्स हैं, these are sister inner, oh guys, my bad, yeah, okay, cool, सही है, सॉरी, मुझे लगा मैंने गलत लिख दिया, करेक्ट ना। इनर वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, याद रखना इनको नॉन सिस्टर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर MnF। बाहर वालों को भी 1 and 4 को नॉन सिस्टर क्यों बोला? क्योंकि एक M है, एक F है। 1 और 2 सिस्टर, 3 and 4 सिस्टर, 1 and 3 नॉन सिस्टर, 2 and 4 नॉन सिस्टर। सो 2 and 3 नॉन सिस्टर इनर क्रोमैटिड्स जो हैं, नॉन सिस्टर इनर क्रोमैटिड्स जो हैं, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। अब देखो कायदे से कितना होना चाहिए बेटा? कुड हैव बीन, कुड हैव, हो सकता था 50%, कुड हैव बीन। बट क्रॉसिंग ओवर एक रूल नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होता जरूर है, बट हर गैमीट में होगा, सेम जगह पे होगा, सेम अलील्स को इंटरचेंज करेगा, इसकी कोई जमानत नहीं है। देयर इज नोबडी दैट कैन से दैट ऐसा होगा ही होगा। बट अगर हुआ तो कैसा होगा? अगर हुआ तो कुछ ऐसा होगा, यानी मेरा Y प्लस और W प्लस में एक्सचेंजेस होंगे। ये था मेरा W, ये था मेरा Y, ये था मेरा Y प्लस और ये था मेरा W प्लस। सो लेस देन 50% ऑफ गैमीट्स में, सो ऑलमोस्ट लेस देन 50% गैमीट्स में रिकॉम्बिनेशन होना तय है। बट याद रखना लेस देन 50 कुड बी एनीथिंग, 1%, 2%, 5%, डिपेंड करता है। बट इतना तो पक्का है कि अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो मेरे पास ये दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे। ठीक है, अब यहां पे याद करो ये एक सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम की बात हो रही है। अगर ये मेंडेलियन सिचुएशन होता तो W और Y सेपरेट क्रोमोसोम पे होते, और W और Y का सेपरेट क्रोमोसोम पे होना का मतलब क्या है? सारे पॉसिबिलिटीज बन सकते थे। क्या मतलब उसका? चलो देख लेते हैं। सो मान लीजिए, यहां पे एकदम ध्यान देना,
दिस इज 1m and this is X chromosome. This is 1f and this is दूसरा X क्रोमोसोम. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना. नाउ मान लेते हैं कि हमारा जो W वाला जीन था वो यहां पे था और W+ वाला जीन यहां पे. मान लेते हैं हमारा जो Y वाला जीन था वो यहां है और Y+ वाला जो जीन है वो उधर है. अब अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है, कोई लिंकेज नहीं है, तो मैं हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, राइट. यानी अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? WY के साथ जाएगा, WY+ के साथ जाएगा, W+Y के साथ जाएगा, W+Y+ के साथ जाएगा. ऑल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते इफ independent assortment is happening. इसको ध्यान से समझो, ठीक है. पहला कॉम्बिनेशन क्या बनाता मैं बनाता WY, ठीक है, क्योंकि 1m और X क्रोमोसोम पेरेंटल है. दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या बनाता? मैं बनाता W+Y+. तीसरा कॉम्बिनेशन में क्या बनाता? WY+. चौथा कॉम्बिनेशन में क्या बनाता? W+Y. और हर एक कॉम्बिनेशन के 25% चांस होते हैं. हर एक कॉम्बिनेशन के 25% चांसेस होते हैं, राइट. वाई? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है. और इस केस में आप बोलते कि देखो ये गैमीट्स जो हैं दे आर पेरेंटल और ये गैमीट्स जो हैं वो हो जाता नॉन पेरेंटल. ऐसा होता, ठीक, इक्वल चांसेस होते हैं. बट और अगर आप इस इक्वल चांसेस के साथ मेटिंग करवाएंगे, मेटिंग क्यों करवाएंगे? देखो ये फीमेल है ना, याद रखना ये चीज बेटा, ये फीमेल था, ये फीमेल के गैमीट्स हैं. मेल एक ही तरह मेल दो तरह का. मेल के पास क्या क्या मिला है? मेल के पास वाई क्रोमोसोम आया है. मेल को भी एक बार देख लो इधर, वाई क्रोमोसोम एंड एक्स फ्रॉम द मदर. उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता नहीं. सो मेल आपका कैसा होता? वाई क्रोमोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम एंड 1m क्रोमोसोम, राइट. 1m और 1f भी लिखना पड़ेगा फिर हमें, है ना. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ध्यान से समझना. देखो Y क्रोमोसोम तो होगा ही होगा उसके पास और एक X क्रोमोसोम भी होगा और एक 1m क्रोमोसोम भी होगा. क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मान के चल रहे हैं. ओके, सो 1m का 1f होता, X का कुछ नहीं होता, X का Y होता. तो Y को आप इधर लिख दो, बेहतर है. ठीक है. अब 1m पे हमारे कौन से जीन्स होते? 1m पे हमारे जीन्स होते W एंड W+. X क्रोमोसोम पे हमारे कौन से जीन होते? Y. और ये X क्रोमोसोम क्योंकि मॉम से आया था तो ओनली Y इज पॉसिबल. अगर ऐसा होता तो मेरे पॉसिबिलिटीज क्या बनते? मैं कौन से गैमीट्स बना सकता? एक गैमीट में ये दोनों साथ आते, एक गैमीट में ये दोनों साथ आते, एक गैमीट में ये दोनों साथ आते और एक गैमीट में ये दोनों साथ आते.
वंस अगेन ऑल 4 टाइप्स ऑफ वैरायटीज वुड बी पॉसिबल। यहां भी मुझे 4 तरह के गैमीट मिल सकते थे अगर ये अलग अलग होते तो। ठीक है, ये बात आप समझो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो ऐसा मिलता, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। पॉज करो वीडियो को यहां पे 2 मिनट एंड ट्राई टू ऑब्जॉर्व इट, और इसको खुद बनाओ। ठीक है, अगर आप बनाओगे तो समझोगे, नहीं बनाओगे तो बेटा इसकी मेमोरी 10 मिनट से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ। कूल? नाउ इफ दिस इज अंडरस्टूड, तो चलो अपने डिजिटल डायग्राम पे वापस। डिजिटल डायग्राम हमें बता चुका है कि 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, और फीमेल में, मेल में ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, और इन 4 टाइप के मेल गैमीट्स में 50% जो आउटर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो तो क्रॉसिंग ओवर नहीं करेंगे, जो इनर है वो करेंगे। ठीक है, नाउ रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन में अगर वो इंडिपेंडेंट होते तो 25-25 होते, बट क्योंकि रिकॉम्बिनेंट नहीं है तो चांसेस आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो 50% से ज्यादा गैमीट्स पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। ठीक है, अब नतीजा क्या निकला? जब मॉर्गन ने फाइनल एक्सपेरिमेंटेशन किया तो उनको क्या मिला? उनको कुछ इस तरीके की चीजें मिली। मेरा वीडियो कुछ हाइड ना करे, इसलिए मैं वीडियो को हाइड करता हूं थोड़े समय के लिए, और आई कैन रिड्यूस इट बेटर, और रिड्यूस कर लो। हाँ, अब इस चीज को देखो। F2 जनरेशन में हमने क्या किया है? हमने उन्हीं गैमीट्स को मिला दिया, राइट? सो हर केस में मेल से क्या आएगा? या तो YW, राइट? मेल आपको यह 2 ही तरह के गैमीट्स दे सकता है। कौन से? YW फ्रॉम X और Y क्रोमोसोम, राइट? सो यह तो YW मुझे मिलेगा, और आप देख सकते हो मैं यहां फादर से मिला क्रोमोसोम को मार्क कर रहा हूं। फादर का क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम, है ना? यस, वंस अगेन फादर का क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम, राइट? फादर के क्रोमोसोम, फादर के क्रोमोसोम, फादर के क्रोमोसोम, फादर के क्रोमोसोम। फादर के क्रोमोसोम्स में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब मदर के क्रोमोसोम्स को अगर आप देखो तो आपको क्लियरली दिख सकता है कि चारों पॉसिबिलिटीज तो है, बस 4 पॉसिबिलिटीज के केस में बैलेंस नहीं है। और वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है? Y and W non-recombinant gametes, Y plus W plus non-recombinant gametes, YW, Y plus W plus। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स होना चाहिए था 50% ही, बट यहां 50% से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कितने परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी मुझे ऐसे वाले मिले? 98.7%। वेयर एज रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? 1.3% ओनली। यानी YW प्लस Y प्लस W, YW प्लस Y प्लस W। तो ये सारे मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं, और आप देखो मैटरनल क्रोमोसोम्स आर ओनली ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप इन 1.3। 98.7 टाइप्स में मुझे कैसा मिला? बिना रिकॉम्बिनेशन का। और यही रेशियो, दिस एग्जैक्ट रेशियो वुड बी डिफरेंट अगर मैं 2 दूसरे सेट ऑफ जीन्स को ले लूं बिलोंगिंग टू दी एक्स क्रोमोसोम। इंटायर लॉजिक मॉर्गन का वही था कि अगर मैं 2 जीन्स को जो सेम क्रोमोसोम पे है उनके बीच में क्रॉस कराऊं तो मुझे जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज मिलेगा
ये परसेंटेज दूसरे से अलग होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर मेंडल होता तो मेंडल के केस में 9331 रेशियो हमें मिलता। किसका? प्रोजीनी का। 9 पेरेंटल, 1 पेरेंटल, 3 नॉन पेरेंटल। तो टोटल परसेंटेज कितना मिलता इंडिविजुअल्स का, गैमीट का नहीं, इंडिविजुअल्स का 37.5%। बट इस केस में पेरेंटल नॉन रिकॉम्बिनेंट कितना मिला? सिर्फ 1.3%। अब अगर सेम चीज को मैं दूसरे सेट ऑफ जीन्स के लिए कंपेयर करूं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर ही हैं एंड इंक्लूड एटलीस्ट वन ऑफ दीज, तो मुझे रेशियो बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ द लिंकेज विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही मॉर्गन का पूरा आर्ग्यूमेंट था। तो इस बार इन्होंने क्या किया? इस बार इन्होंने क्रॉस किया मिनिएचर विंग्ड, मिनिएचर मतलब छोटे विंग्स, छोटे विंग्स मतलब एम एम। फिर से याद रखना, मिनिएचर विंग्ड वाइट आइड डब्ल्यू डब्ल्यू, बट फीमेल, फीमेल को रिसेसिव ले रहे हैं, मेल को डोमिनेंट ले रहे हैं। फुल विंग्स, फुल विंग्स मतलब एम प्लस एंड रेड आइड डब्ल्यू प्लस मेल। ठीक है, सो इस केस में इन्होंने ये लिया। अब देखो बेटा, आप देख देख के कर सकते हो, बट अगर आपने पहले वाला नोट्स बनाया है, अभी जब मैं पहला क्रॉस कर रहा था, तो इसकी चार्ट को खुद बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसा टॉपिक है जहां लोग कंफ्यूज होते हैं और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट फॉलोइंग द लेक्चर इफ यू आर नॉट सॉल्विंग इट, है ना। इट्स बेटर कि आप सॉल्व भी करो। इसीलिए अगर आपने पिछले वाले क्रॉस को फॉलो किया है, देन पॉज द वीडियो हियर एंड फॉलो इट अगेन फॉर दिस न्यू सेट। अगर नहीं फॉलो किया है तो अब जाके वापस पीछे जाके कर लो। मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा, मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। Okay, now you already know NCERT map shows you all of this. It helps you learn better. This is a video that highlights certain things. This will help me spread the word about the NCERT map. Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT map biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand-drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCERT. Order on shantasonasingh.com, Amazon or Flipkart. So, I hope that helps you understand the features of NCERT map, and over the time book will undergo improvements. And what I've also decided is that I'll always continue providing this to you as a combo. Why? Because NCERT 11 में जो भी छोटी छोटी खामियां हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते 12th की बुक्स के वजह से इम्प्रूव होते होते कंप्लीट हो जाएंगी. So if you buy the combo, you'll always get the NCERT map 11 there, and 12th will keep on improving, filling the gaps जो NCERT 11 के बुक्स में थी. ओके, चलो वापस टॉपिक पे आते हैं. सो वंस अगेन, फीमेल रिसेसिव है तो एक तरह का गैमीट बनाएंगे, मेल डोमिनेंट है दो तरह के गैमीट बनाएंगे. ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं था. F1 जनरेशन जैसा एक्सपेक्टेड था. फीमेल्स अब डोमिनेंट ट्रेट्स एक्सप्रेस कर रही हैं क्योंकि मेल का जो एक्स क्रोमोसोम था वो इसके पास आ गया. Whereas the male are expressing the female the recessive characters. क्यों? क्योंकि X क्रोमोसोम जो रिसेसिव अलील्स कैरी कर रहे थे वो मेल के पास आ गए. ठीक है, once again male will produce only two type of gametes, एक X क्रोमोसोम एक Y क्रोमोसोम, whereas females will produce four type of gametes. First type of gametes will
at least 50% will carry the parental combination WM, W plus M plus. But less than 50% will carry the mix of the characters WM plus and W plus M, right? तो ये हैं आपके नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। एक सेकेंड बेटा, ये है आपके नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। अब जब इनको F2 किया तो क्या हुआ, इस केस में मेरा जो रिकॉम्बिनेंट था वो कितना मुझे मिला, उस केस में 1.3% था, इस केस में 37.2% है। रिकॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, ये समझने के लिए हम अपने डायग्राम पे जाएंगे। हमारे डायग्राम में हमने कुछ इस तरीके से चीजों को बनाया था। W विंग्स के लिए, सॉरी आई कलर के लिए, Y बॉडी कलर के लिए। अब विंग्स के लिए अगर हम इसी क्रोमोसोम में प्लॉट करें तो विंग्स हमारा मिनिएचर यहां था, विंग्स हमारा मिनिएचर वहां था, लेकिन विंग्स हमारा फुल इधर था। अब आप समझ सकते हो W और Y क्लोज टू ईच अदर है, तो रिकॉम्बिनेशन होगा, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस, यहां आपको देख के लगता है हाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, बट वेरी गुड चांस कि वो इतने पास हैं कि जब भी पलट कर जा रहे हैं तो साथ चले जा रहे हैं। अगर उनका रिकॉम्बिनेशन भी, अगर वो पलट के जा भी रहे हैं बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड क्रोमोसोम, तो इतने पास हैं कि साथ आ जा रहे हैं। लेकिन M और W, सॉरी M और Y, क्योंकि ये दूसरा क्रॉस हमारा किसके किसके बीच था, ये देख लो बेटा, दूसरा क्रॉस हमारा बॉडी कलर, सॉरी आई कलर और विंग्स के बीच में है। सो W और M जब एक्सचेंज होगा तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि उनके बीच में लिंकेज वीक होगा। वीक होने का मतलब कि वो अलग अलग जाएंगे, टेंड टू बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे, ठीक है। सो यही रीजन था कि इसमें टॉमस मॉर्गन को 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिला, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि देखो प्रोजेनी में नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का अलग अलग परसेंटेज आने का यही मतलब है कि दे आर दीज जीन्स कंसिडर्ड फॉर द क्रॉसेस, दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, बट इतनी दूर या इतने पास हैं वो डिसाइड करेगा कि कितने पेरेंटल या नॉन पेरेंटल लोग मिलेंगे, ठीक है। सो दिस वाज टॉमस एंड मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड ट्राई टू रीफ्रेम इट एंड री-वॉच इट, और पूरा वॉच इट। इफ यू वॉच ओनली 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आप डर से पहले भाग जाओगे। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी लेक्चर को देखो पूरा देखो, ठीक है। थोड़े ही समय के लिए देखो और ट्राई टू वॉच इट एट वन गो, है ना। थोड़ी वीडियोस देखो बट पूरा देखो ना। अगली क्लास में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो क्या है, एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिंकेज ग्रुप्स, फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। चलो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।